Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to start a new series with regard to class 12th sociology. क्लास 12th sociology के रिगार्डिंग हम यहाँ पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस न्यू सीरीज में हम लोग आपके क्लास 12th की सोशियोलॉजी के मिसलेनियस वे में, मैं पहले आपको बता देती हूँ बस बिकॉज इट इज द फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक मिसलेनियस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे 1 मार्क क्वेश्चन। देखिए ये सारे चैप्टर्स के कंबाइंड रहने वाले हैं, चैप्टर वाइज हम नहीं कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कुछ पुरानी वीडियोस चैनल पे हैं जो आप ऑलरेडी रेफर कर सकते हैं। तो इन 1 मार्क क्वेश्चन में अब एग्जाम पास है, आपका बोर्ड का एग्जाम पास है, राइट आपका बोर्ड का एग्जाम पास है जिसमें पूरा सिलेबस आना है, प्लस आपका CUET का एग्जाम भी बोर्ड के कुछ टाइम बाद मई में हमारा एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ये जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस फॉर्म में हम यहाँ पे करेंगे। देखिए अभी आज की जो वीडियो है उसमें सिर्फ 10 MCQ रहने वाले हैं, बिकॉज आपको आप तक एक तरीका पहुंच जाए कि हम किस तरीके से चीजें करने वाले हैं। इजी लेवल रहने वाला है आज के MCQ का, धीरे धीरे इसको मॉडरेट टू हार्ड करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज करेंगे बिकॉज इट इज अ फर्स्ट वीडियो, तो इसीलिए आज हमने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रखे हैं। तो होप इट लाइक आपको हेल्प करेंगी चीजें, बोर्ड प्लस CUET दोनों के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस सीरीज में फर्दर आपको इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये कंटेंट मिलने वाला है। तो बाकी जो भी आपके डाउट है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो हेल्प कर रही है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे तो एग्जाम से पहले हम वो चेंजेस भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कुछ बेसिक मैंने बता दिया हम क्या करने वाले हैं, राइट। हम सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का जो डिक्लाइन था उस वजह से क्या चीज राइज हो रही थी, एनलाइटनमेंट, कैपिटलिज्म, रिफॉर्मेशन और रेनाइसेंस। बहुत ज्यादा टाइम में नहीं दूंगी, 1-2 सेकंड अपने माइंड में लीजिए, आंसर पता है तो अपने पास एक जगह लिख लीजिए ABCD, बाद में आप मैच करके अपना राइट रॉन्ग भी कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, राइट। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म लेड टू द राइज ऑफ, फ्यूडलिज्म जब एंड हुआ तो क्या चीज राइज हो रही थी, एंड द आंसर टू दिस इज कैपिटलिज्म। हम फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ मूव करे थे। कैपिटलिज्म एक फॉर्म ऑफ इकोनॉमी कि किस तरीके से आपकी अर्थव्यवस्था जो है, आपकी इकोनॉमी जो है रन कर रही है, तो ये एक टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। मैं यहीं पे कैपिटलिज्म समझा रही हूँ, आगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आएंगे, राइट एक टाइप का कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है जहां पे प्राइवेट पीपल काम करते हैं, एंड ये जो प्राइवेट पीपल होते हैं ये प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करते हैं, राइट। अगर आप और मैं कोई काम स्टार्ट करेंगे तो वी विल लुक फॉर द प्रॉफिट, हमें अपना फायदा चाहिए। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसका हस्तक्षेप जो होता है, इंटरफेरेंस जो होता है वो नहीं होता। गवर्नमेंट आके बार बार आपको परेशान या नहीं करती है, ज्यादा रूल्स रेगुलेशन अपना यहाँ पे गवर्नमेंट इंपोज नहीं करती है, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। सो द आंसर टू दिस इज कैपिटलिज्म। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रैक्टिस ऑफ अ पावरफुल नेशन सीकिंग टू एक्सटेंड इट्स अथॉरिटी, एक पावरफुल नेशन है जो अपनी अथॉरिटी बढ़ाने की बात कर रहा है, बाय कॉन्करिंग अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री को कॉन्कर करके एक पावरफुल नेशन अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी बढ़ाना चाह रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। टेक 1 और 2 मिनट, मतलब 1-2 मिनट बहुत ज्यादा है, 10-15 सेकेंड लीजिए, आप अपने माइंड में आंसर कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। आई एम टेलिंग यू द आंसर इज कॉलोनिज्म। क्या होता है, कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म का मीनिंग यही है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो ये लिखा हुआ है, कॉलोनिज्म का मीनिंग है कि व्हेन अ पावरफुल नेशन एक्सटेंड इट्स अथॉरिटी बाय कॉन्करिंग द अदर नेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉलोनिज्म। एक एग्जांपल की मैं बात करूं तो इंडिया बहुत लंबे समय तक ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है। ब्रिटेन ने हम पे इतने लंबे समय तक राज जो करा है, तो वो इंडिया के लिए एक कॉलोनियल एरा या कॉलोनियल पीरियड बोला जाता है, राइट। इंडिया कॉलोनी था, बिल्कुल था, ब्रिटेन की कॉलोनी था। जिस समय ब्रिटेन ने हमको अपनी कॉलोनी बना के रखा, यहाँ पे वो एरा कॉलोनियल एरा कहलाता है। और ये ऊपर पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये जो मीनिंग लिखा हुआ है किसका मीनिंग है, कॉलोनिज्म का। अब देखते हैं, मैंने बोला आज की क्लास में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं आज की क्लास में। मैं धीरे धीरे फर्स्ट क्लासेस लिए एकदम से धक्का शॉक नहीं देना चाहती हूँ, मैं इसको धीरे धीरे मॉडरेट टू हाई लेवल पे लेके जाऊंगी, सो दैट आप लोग भी अडेप्ट कर पाए चीजों को। हु इज नोन एज फादर ऑफ सोशलिज्म, हम फादर ऑफ सोशलिज्म किसे कहते हैं, सिंपल कंसेप्ट पूछा गया है, फादर ऑफ सोशलिज्म हम किसे बोलते हैं। आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू,
राइट तो जैसे आपने अभी पीछे वीडियो में देखा था कि कैपिटलिज्म एक कंसेप्ट होता है जहां पे प्राइवेट लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, वहीं इसके ठीक विपरीत अपोजिट एक आइडियोलॉजी होती है सोशलिज्म, जहां पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है, फुल कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे फुल कंट्रोल जो होता है वो किसका होता है, वो सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है। राइट इंटरफेरेंस की बात नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो ये भी एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। राइट कैपिटलिज्म एक कंसेप्ट है और इसके जो फादर और प्रोपाउंडर हमारे पास है वो है कार्ल मार्क्स। राइट कौन है, कार्ल मार्क्स, याद रखना, फादर ऑफ सोशलिज्म। और वही कैपिटलिज्म में पूछा जाए एसोसिएटेड पर्सन, तो कैपिटलिज्म में हम एक नाम ध्यान रखते हैं, दैट इज एडम स्मिथ। कैपिटलिज्म में हम लोग एक नाम ध्यान रखेंगे, दैट इज एडम स्मिथ। राइट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ इमर्जेंस ऑफ प्रोडक्शन विया मशीन बेस्ड ऑन इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज इज। प्रोडक्शन हो रही है मशीन के बेस पे हो रही है, तो जब मशीनरी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी फॉर द प्रोडक्शन। अच्छा यहाँ पे देखो अब मशीनरी की बात की जा रही है। राइट तो मशीनरी हम लोग कहाँ यूज कर रहे थे, हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे थे। इंडिया की बात करें तो इंडिया प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट नेशन था, हमारे यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर होता था, इंडस्ट्री में हम उतना वेल टू डू नहीं थे, हम लोग एक रॉ मटेरियल सप्लायर थे, रॉ मटेरियल सप्लायर कंट्री थे। और बाहर की कंट्री यानी हम कॉलोनी थे ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में ले जाता था और वहां पे मशीन स्टैब्लिश करके फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था और उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भेजता था। इवन इन मतलब इंडिया ऑल्सो हमारी कंट्री में भी फिनिश्ड गुड वही रेडी करके भेज रहा था और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था। तो ये जो मतलब जो आपसे पूछा गया है वो क्या है कंसेप्ट, कैपिटलिज्म है, कॉलोनिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इट इज वेरी क्लियर, द आंसर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी इन इंडिया इज इंट्रोड्यूस। इन इंडिया में एलपीजी कब आया, 1991, 1990, 1989, 1985। तो इंडिया में जो एलपीजी आया है, आई थिंक कोई क्वेश्चन छूटा नहीं हमारा, जस्ट वेट, ओके सॉरी ये छूट गया अभी। अ मार्केट सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, एक ऐसा सिस्टम, मार्केट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, उस मतलब जिसको हम फ्री मार्केट भी कहते हैं, तो वो इनमें से क्या है, ग्लोबल मार्केट, लेजिस्फेयर, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैंने बोला फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, तो अभी मैंने इसके लिए आपको एक टर्म यूज करा था ना, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है या एक मार्केट का टाइप है, ये भी मैंने आपको बताया, जो फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है। तो कैपिटलिज्म के ही कुछ और नाम भी हैं, इसको हम फ्री मार्केट भी बोलते हैं, कैपिटलिज्म को हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और कैपिटलिज्म के लिए ही हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं। आई थिंक अपने अपने माइंड में सबने आंसर सोच लिए होंगे, जो कि है लेजिस्फेयर। क्या है, लेजिस्फेयर। लेजिस्फेयर इज ऑल्सो मतलब इसी का दूसरा नाम है, जहां पे क्या मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, गवर्नमेंट आके इंटरफेयर नहीं कर रही है, वो मार्केट इकोनॉमी का ही दूसरा नाम है। डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एलपीजी। अब एलपीजी की बात करें तो मैं आपको ईयर बताना है, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। राइट ये तीन चीजें इंडिया में आई थी। इंडिया की मार्केट की हालत जो थी बहुत खराब थी, इकोनॉमी में बहुत सारे लॉस हो रहे थे, हमारी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बाहर से इतना ओपन ट्रेड नहीं हो रहा था। तो उसको रिकवर करने के लिए रिकमेंड किया गया था कि अपनी इकोनॉमी को आप ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करो, तब जाके हम अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म करें, जिन्हें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोला जाता है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोला जाता है, जो कि कब आए थे, आई होप अब तक सबने आंसर कर दिया होगा, दैट इज इन द ईयर 1991। एलपीजी आए थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव था, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जीरो था, हम इंडस्ट्री में उतने अच्छे नहीं थे, हमारी जो सरकारी पीएसयूज थी वो लॉस में जा रही थी। तो देयर मतलब जितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती थी वो हमारे यहाँ थी। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था, हमारा बीओपी डेफिसिट में था, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये नेगेटिव में था। तो बहुत सारी दिक्कतें हमारी इकोनॉमी में थी, तब जाके 1991 में हमने इकोनॉमी में ये एलपीजी इंट्रोड्यूस करे थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज। देखो मैं ये आपको पीछे क्वेश्चन में ही यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ सो दैट चीजें क्लियर हो जाए। लिबरलाइजेशन होता है ट्रेड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन हटाना,
ट्रेड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस जो आप लगा रहे हो उनको रिमूव कर दो। ट्रेड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन या फिर ट्रेड बैरियर बोला जाता है, इनको रिमूव कर दो। तो ये क्या हो जाता है? लिबरलाइजेशन। ट्रेड बैरियर जैसे कि टैक्स चार्ज कर रहे हो, राइट, रोक ही लगा दी कि इस चीज का ट्रेड ही नहीं कर सकते, तो वो चीज हटाओ। तो 1991 से पहले तो आपको कोई भी काम करना है आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, बट 1991 में लिबरलाइजेशन के आने के बाद से अब हम लोग फ्री हो गए, अब हमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कुछ सिलेक्टेड चीजें जैसे न्यूक्लियर, ड्रग्स, फार्मा, मेडिसिन, इन पे आपको लाइसेंस लेना है, बट हर काम के लिए जैसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था वो अब नहीं लेना। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस काम ट्रेड में एंट्री करेंगे। प्राइवेटाइजेशन मतलब आप सेल कर रहे हो अपनी कंपनी का, मतलब आप कौन? सरकार, क्योंकि 1991 से पहले इंडिया में सब कुछ सरकार के हाथ में ही था। सारे सेक्टर जितने भी थे, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब सरकार चला रही थी, प्राइवेट लोगों के हाथ में उतनी ज्यादा चीजें थी ही नहीं। तो यहाँ पे आप यानी गवर्नमेंट यानी जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो अपना कंपनी का कुछ पार्ट या फिर पूरी तरीके से अपनी कंपनी को प्राइवेट लोगों को बेच देंगे, और प्राइवेट लोग उसका मैनेजमेंट, कंट्रोल, प्रॉफिट कमाना, कैसे मैनेज करना है, वो सब प्राइवेट लोग देखेंगे। आज की डेट में जिस एरा में आप लोग बैठे हो, अभी आप लोग हो, तो आज की डेट में तो काफी सारी चीजें प्राइवेटाइज ही है, राइट। स्कूल की एजुकेशन की बात कीजिए, आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आप उसकी बात कीजिए, नेम एनीथिंग, सब कुछ चीजें प्राइवेटाइज देखने को मिलती है हमें काफी हद तक। ग्लोबलाइजेशन होता है अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। आप अपनी इकोनॉमी को बाकी देशों की इकोनॉमी से जोड़ रहे हो, मतलब यू विल ट्राई कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करें, हम इंटरनेशनली बाकी कंट्री से कनेक्टेड रहें। हालांकि आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन सिर्फ गुड्स का यानी सामान का नहीं होता है। आप अपनी सर्विसेज, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, सब बाहर जा रहे हैं ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री पढ़ाने, तो वो सामान थोड़ी बेचते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। प्लस आइडियाज भी फ्लो होते हैं, नॉलेज भी फ्लो हो रही है, एजुकेशन भी फ्लो हो रही है। तो आज की डेट में तो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ सामान का नहीं है, काफी सारी चीजों का है, क्योंकि ये सारी चीजों का भी क्या होता है? ट्रेड होता है। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब अपनी इकोनॉमी को, ऐसी सारी चीजें जो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, अर्निंग होती है जिससे, राइट, उनको आप वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ रहे हो, सो दैट आपको एक बड़ी मार्केट मिल जाए, एक बड़ी इकोनॉमी मिल जाए। तो ये तीनों टर्म मैंने यहाँ अच्छे से समझा दिया, और इससे हमारे आगे के क्वेश्चन बन जाएंगे, और हम विद इन नो टाइम ये वीडियो हम खत्म कर लेंगे। आई होप आप सब आंसर देंगे। द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज, विद इन अ सेकेंड इसका आंसर सबके दिमाग में आ गया होगा। यहाँ पे द आंसर इज ग्लोबलाइजेशन। मैंने पीछे डिटेल में बता दिया है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ आपका, यहाँ बहुत ज्यादा टाइम में लूंगी ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वी सोल्ड ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइज टू अ प्राइवेट पार्टी, कोई भी पब्लिक एंटरप्राइज है, पीएसयू है, मैं उसे प्राइवेट पार्टी को बेच रही हूँ, फुल्ली और पार्शली, पूरा या आधा, उसको क्या कहते हैं? अगेन द आंसर इज वेरी क्लियर, प्राइवेटाइजेशन। अब आप समझ गए होंगे मैं यहाँ क्यों टाइम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीजें आप लोगों को समझा चुकी हूँ, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the prime minister during new economic reform 1991? चलिए यहाँ कुछ नई बात जान लेते हैं, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपने कहा एलपीजी आई 1991 में, तो उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कुछ बच्चों को पता है, वो आंसर दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1991 की जब मैं बात करूं, आपको पता है इंदिरा गांधी पिक्चर से हट चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 के बाद पिक्चर में आ रहे हैं। राजीव गांधी और ये नरसिम्हा राव नाम में कंफ्यूज हो सकते हो, राजीव गांधी का नाम आप लोगों ने सुना है, बहुत से बच्चों ने शायद नरसिम्हा राव का नाम नहीं सुना होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। बट यहाँ पे जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव, राइट। और देखिए इस समय आपका, आपने वो देखी होगी स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम वाली मूवी ना, उसमें भी यहाँ पे नरसिम्हा राव का जिक्र किया गया है, तो वो 1991 1992 ईयर ही चल रहा था, राइट। तो यहाँ पे नरसिम्हा राव और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर तो नरसिम्हा राव थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने इस चीज को स्ट्रांगली प्रेजेंट करके एक्सेप्ट करा था। एक्चुअली इट वाज हिज आइडिया और द विजन कि एलपीजी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ पे मनमोहन सिंह, बहुत सारे और भी लोग हैं इसके पीछे, बट ठीक है अभी हम मेन नाम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको नरसिम्हा मनमोहन मॉडल भी बोला जाता है, किसको? एलपीजी को, राइट। तो पीवी नरसिम्हा राव इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगली क्लास से हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स, एग्जैक्टली मतलब किस तरीके से वीडियो हेल्प कर रही है आप लोगों की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ? देखिए मैं सीधा आंसर बताती हूँ, पता है तो आप लोग 1-2 सेकंड लीजिए, आंसर लिख लीजिए अपने पास। बीपीओ इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब थोड़ा सा टाइम लगा के इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस को भी साइड रखते हैं, आउटसोर्सिंग।
अब आउटसोर्सिंग में दो वर्ड है, वन इज आउट एंड द अनदर इज सोर्स। आउटसोर्स, बाहर का कोई सोर्स। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अब मैं यहाँ पे कंटेंट बना पा रही हूँ, राइट। चलो पीडीएफ पीपीटी में खुद बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अब जो टेक्निकल चीजें हैं लाइक चैनल का थंबनेल बनाना, चैनल में एसईओ ऐड करना होता है, चैनल कैसे रीच बढ़ेगी, इसके लिए मैं टाइम नहीं दे पा रही है, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन, और मैं सीखूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, और कंटेंट और पीडीएफ वगैरह कैसे बना पाऊंगी मैं। तो इसलिए मैं एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, मिस्टर ए को हायर कर रही हूँ कि आप मेरे लिए सारा मेरे चैनल का, यूट्यूब का टेक्निकल पार्ट आप देखो। तो मैंने अपने काम को आउटसोर्स करा लिया, और मैं ऐसे पर्सन को हायर करूंगी जो उस काम की नॉलेज रखता हो। अब ऐसा थोड़ी है मिस्टर ए को पता ही ना हो, मैं बोलूं तुम सीखो फिर मेरा काम करो, तो फायदा ही क्या हुआ मेरा, वो भी तो उतना टाइम लगाएंगे। तो मैं ऐसे पर्सन को रखूंगी जो उस काम की नॉलेज रखते हो, ताकि मेरा जो काम है वो टाइमली कंप्लीट हो, और टाइमली कंप्लीट होने के साथ साथ एफिशिएंटली हो। एफिशिएंटली मतलब वेस्टेज ना हो, ऐसा ना हो वो मेरा टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, मैं उनको पैसे दे रही हूँ वो भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इन सबको सेव करें। जब आप कम टाइम कम कॉस्ट में काम करते हो तो हम कहते हैं कि आपने वो काम एफिशिएंटली किया है। तो जब मैं कोई काम आउटसोर्स करती हूँ तो मैं ऐसे पर्सन को हायर करूंगी जो पर्सन क्या है, जो इफेक्टिवली एफिशिएंटली उस काम को टाइमली कंप्लीट करके मुझे देंगे। अच्छा, मैं अपना मेन काम कभी यहाँ पे आउटसोर्स नहीं कराऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं सोशियोलॉजी तो पढ़ा रही हूँ ना, ये तो पढ़ाना मेरा काम है ना, कंटेंट बना रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। अब मैं ये कह दूं कि सोशियोलॉजी आप पढ़ा लो मेरे चैनल पे, तो मेरा क्या काम बचा फिर। तो अपना मेन काम हम आउटसोर्स नहीं कराते हैं, जो भी एडिशनल चीजें होती हैं वो हम आउटसोर्स कराते हैं, राइट। अब देखिए, अब मेरी तो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है बहुत, और उसमें मेरे को एक पर्सन हायर करा, वो मेरा काम देख लेगा। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके बहुत सारे अदर एक्स्ट्रा वर्क होते हैं। तो एक पर्सन को हायर करने से तो उनका काम चलता नहीं है ना, तो वो पूरी की पूरी कंपनीज को हायर करती है कि आपकी कंपनी मेरा ये एक्स्ट्रा काम कीजिए। जैसे गूगल एक कंपनी है, तो गूगल हायर कर रही है, जैसे जेनपैक्ट नाम की एक कंपनी थी, जेनपैक्ट एक बीपीओ ही है, आपके कोई नोन पर्सन अगर काम करते हो तो जेनपैक्ट को हायर कर रही है कि आप हमारी इंप्लॉय की सैलरी स्लिप वगैरह का काम आप मैनेज करो। तो गूगल ने पूरी एक कंपनी हायर करी। तो इस तरीके की जो कंपनी बन रही है, जो दूसरे का काम, दूसरे का वर्क जो है वो परफॉर्म कर रही है, वो कहलाती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर। फायदे होते हैं बिल्कुल, आपका काम टाइमली कंप्लीट होगा, बेस्ट पर्सन आपका काम कर रहा है, एफिशिएंटली करेगा आपका काम, उस पर्सन को नॉलेज है आपके काम करने की। लेकिन नुकसान भी है, कई बार डिले भी हो सकता है, उसने अगर देरी कर दी काम करने में तो आपके बाकी काम भी डिले हो सकते हैं। सीक्रेसी का खतरा है भैया, मतलब किसी को भी आप, मुझे अपने चैनल का आईडी पासवर्ड बताना पड़ेगा ना, ताकि वो चीजें अपडेट कर दे। तो कई बार सीक्रेसी का भी खतरा रहता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो वहां तक पहुंच जाएगी। तो दीज आर सर्टेन इश्यूज विद रिगार्ड टू दिस। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे एंड किसी को इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, राइट। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये सीरीज आपके लिए फ्रूटफुल रह रही है या नहीं, इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, क्या चेंजेस हैं जो हमें करने चाहिए। एग्जाम तक ऑल्टरनेट बेसिस पे या आई ट्राई डेली बेसिस पे आपको इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चन मिलते रहे, हम स्किप ना करें चीजों को। और इस तरीके से करने का पर्पस मिसलेनियस फॉर्म में यही है कि हम लोग एग्जाम सेंट्रिक तैयारी कर सके, बिकॉज एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस आना है। तो चैप्टर वाइज तो ऑलरेडी अवेलेबल है चीजें, आप वो देख लीजिए पुराना कंटेंट, और यहाँ पे हम लोग मिसलेनियस फॉर्म में करेंगे, तो आपका 12th बोर्ड एंड आपका सीयूईटी दोनों में ये हेल्प करेगा। क्लियर। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with some other MCQ. बाकी कोई भी changes required होगा तो as per your comment, as per your suggestion, I'll make the necessary changes in this. Thank you everyone.